मैं तुम लोगों को एटम्स के अंदर सबसे पहले जो थॉमसन मॉडल बता चुका हूँ, जो सबसे बेसिक मॉडल है वो आता भी नहीं है ना। उसके बाद जो मेन मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल पता होना चाहिए, उसमें अल्फा पार्टिकल्स दिए गए थे, गोल्ड फॉइल था, ठीक है। और उसमें हमें क्या पता चला, जो न्यूक्लियस है वो बहुत कंसंट्रेटेड है, क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्रेक्टेड रह गए थे, है ना। तो उसके ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन तुम्हें याद होनी चाहिए। तो इसका ड्रॉबैक पता होना चाहिए। ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक तो ये था कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक्सीडेड पार्टिकल, एक्सीडेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एनर्जी, ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। ईएम वेव मतलब एनर्जी, और उसकी एनर्जी कम होगी, फाइनली कहाँ पर चला जाएगा? न्यूक्लियस में। तो इस वजह से न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं होता, अगर मैं रदरफोर्ड की बात मान लूँ। फिर इसको किसने ठीक करा? बोर्ड ने आके। और बोर्ड ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कर रहे होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। उन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स से बोल देना आसान नहीं होता, ये भी बताना था कि हम किसको, मैं कैसे डिसाइड करूं कि ऑर्बिट स्टेशनरी है नहीं है। तुम भी तो बोलोगे कि सर आपने बोल दिया स्टेशनरी ऑर्बिट है, बताओ मैं कैसे मानूं कि कौन सा ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा नहीं होगा। तो उसके लिए बॉन्ड ने अपना एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी। वो कंडीशन क्या थी कि एंगुलर मोमेंटम फॉर दैट ऑर्बिट इज इक्वल टू nh/2 दैट इज बॉर क्वांटाइजेशन कंडीशन। और क्वांटाइजेशन क्यों है? क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड, h/2 की वैल्यू से बढ़ता है ये। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h/2 होगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h/2 होगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2 होगी, है ना। तो मेन चीज ये थी। अच्छा, बोर मॉडल भी फेल हो गया है। रीजन क्या है उसके? पहली बात तो इससे किसके लिए ट्रू है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक हाइड्रोजन हो गया, उसके अलावा हीलियम प्लस हो गया, Li2+ हो गया, है ना, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन में ट्रू नहीं होता। सेकंड, अच्छा, अब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम समझ आ गया था। अब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? रदरफोर्ड या फिर बोर? रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बोर ने तो एक्सप्लेन कर दिया था। पर बोर में भी एक दिक्कत है कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद मैंने बताया था कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, देन वी विल फाइंड 5 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और मतलब इसका क्या मतलब है? जिस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस क्या है। और रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से उस रेडियस की, न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट की दूरी, दैट इज रेडियस। सेकंड बताना है उस ऑर्बिट में घूमते हुए उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। थर्ड थिंग बतानी है, क्योंकि वो घूम रहा है उसके पास वेलोसिटी, तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। Since it is interacting with nucleus, and nucleus is positively charged, electron is negatively charged. This interaction is a type of electrostatic interaction. Then it will have potential energy, है ना। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी द, अच्छा, एक और टर्म यूज होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसी को पता है? मैकेनिकल एनर्जी। रेडियस है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सबसे पहले रेडियस में क्या आता है? जिससे पूछो वो, राम बताओ। 0.5 to 9, where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर, और z इज एटॉमिक नंबर। ये किसमें मेजर करता हूं मैं? वेलोसिटी क्या? काइनेटिक एनर्जी बानी z² किसमें आएगा ये? पोटेंशियल एनर्जी 27.2 z², और टोटल एनर्जी याशिका कुशाग, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? बट दिस इट इज अ बाउंड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि रिलेशन तुम्हें देखना होता है। क्या रिलेशन होता है? कि काइनेटिक एनर्जी का मॉड मतलब वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू के, और ये पोटेंशियल एनर्जी के, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो मैंने एनर्जी निकाली है ये किस में है? एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
अगर तुम इसको जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करोगे तो क्या आएगा 1.6 × 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू आती है 2.18 × 10 की पावर -18 z² बाय, और इस कांस्टेंट का नाम, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, RH। ठीक है, अगर ये होगा तो इसका डबल हो जाएगा नीचे, और टोटल एनर्जी में क्या होगा, टोटल एनर्जी में इसका आगे माइनस लग जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछूं तो 30.6 याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन जूल्स में पूछूं तो 2.18 × 10 की पावर -18 याद रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ू, एक क्वेश्चन दे दूं तुम लोगों को। अच्छा, साथ में मैंने एक और बात बताया था, बोर रेडियस किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिट को जो रेडियस हो उसको क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। फॉर एग्जांपल r = 0.529 n² बाय z है। अगर n की वैल्यू 1 रख दूं, z की वैल्यू 1 रख दूं, z की वैल्यू 1 का मतलब है कौन सा एटम है ये, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर जाएगी 0.529, इसको मैंने r0 लिख दिया, इसी को बोलते हैं बोर रेडियस। क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। ठीक है, अब एक बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर लेना आराम से, नोट्स है तो नोट्स में देख लो, वरना मैं लिख देता हूँ। तो मैंने दे रखा है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एक ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर बोर रेडियस दे रखा है 5.3 × 10 की पावर -11, 3 × 10 की पावर -11 बोर रेडियस बोल दिया। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, हाँ तुम्हें क्या बोला है, पेज नंबर मान लो तुम्हारे में शायद 27-28 के आसपास ही होगा, इन द ग्राउंड 25 in the ground state of hydrogen atom its Bohr radius is given as 5.3 into, तुम्हें बोर रेडियस दे रखा है, मतलब r0 की वैल्यू दे रखी है 5.3 × 10 की पावर माइनस, उसने बोला है द एटम इज एक्साइटेड। अच्छा, मैं एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना, मान लो n = 1 है, n = 1 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, n = 1 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। अगर तुम n की वैल्यू 2 कर देते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2, पर इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ES एक्साइटेड स्टेट, समझ आया। अगर n की वैल्यू 3 कर देते हो तो कौन सा स्टेट है ये, n की वैल्यू 4 कर देते हो कौन सा स्टेट है ये, मतलब एक्साइटेड स्टेट +1 क्या होता है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड बोल रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या रही होगी 2, सेकंड एक्साइटेड बोल रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या रही होगी, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ा होगा तुमने पहले भी। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को उठा के इन्फिनिटी पे ले जाऊं, इलेक्ट्रॉन को उठा के क्या कर दिया, जो एनर्जी उस टाइम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ऐसे तो होना यार 24 में, क्या हो भाई 24 में तो होता है। मेरे गाल पे ऐसे चाटे बजेंगे ना। हेलो हेलो हेलो, चलो ये चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, कभी भी मैं इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेकर इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो उसको क्या देनी पड़ती है, ध्यान रखना, कभी भी मैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जा रहा हूं ना तो एनर्जी देनी पड़ती है। अगर तुम 1 से 2 पे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम 1 से 3 जा रहे हो तब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, 1 से 4 जाए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, 2 से 4 जाऊंगा तब, लो टू हाई जाऊंगा तो देनी पड़ेगी, हाई टू लो होगा तो रिलीज करेगा। लो टू हाई जाते हुए एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, मतलब इसको देनी पड़ती है, लेता है एनर्जी, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। आया समझ। अच्छा, एक बात बताओ, 1 से 3 जाने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी 637 ऐसे ही होगी, 1 से 3 जाते हुए जो एनर्जी देनी पड़ेगी क्या वही एनर्जी रिलीज नहीं होगी 3 to 1 आएगा। मान लो 1 से 3 जाते हुए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है,
तो 3 to 1 आएगा तो सेम एनर्जी को क्या करेगा, और जब ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है रिलीज करता है तो इट ऑब्जॉर्ब और रिलीज इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स के में, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी लेगा, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। आया समझ? तो क्वेश्चन में क्या है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है जिसका बोर रेडियस दे रखा 5.3 × 10⁻⁻11, द एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम्स 21.2। एटम हमने उसको एक्साइट करा तो कहाँ चला गया होगा, ऊपर चला गया होगा, बस मुझे नहीं पता कि कहाँ गया है वो, है ना। तो मैं रेडियस दे दिया, वहां पर जाके रेडियस कितना हो गया, वहां पर जाके रेडियस कितना हो गया 21.2 × 10⁻, ठीक है। अब उसने बोला है सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद है ना तुम्हें 11th वालों को, 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं 11th और 12th वाले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद है हमें निकालना है, देखो अगर हमें एन पता चल गया, कैन आई फाइंड टोटल एनर्जी, ये तो पता चल गया कि एच की जेड की वैल्यू क्या रहने वाली है 1, बस एन की वैल्यू निकालनी है। करो सॉल्व। एक्साइटेड का मतलब उसको एनर्जी दी है ऊपर ऊपर देखिए, हाँ वहां पर आ जाओ। किसने अभी तो पढ़ाया मैंने कि अगर मैं इसको एनर्जी दूं ग्राउंड स्टेट के अलावा जो भी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, एन 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और 4 थर्ड एक्साइटेड, बता तो दिया। जरूरी है हर टॉपिक के बीच 1 घंटे का लेक्चर दूंगा तभी समझ आएगा। हो गया सॉल्व करने का गेम है बस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हें देखा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4। उसने बोला काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगा। हमें अगर टोटल एनर्जी दे दिया तो काइनेटिक क्या होगा, सेम होगा, बस नेगेटिव हटा दो। पोटेंशियल क्या होगा इसका, डबल विद नेगेटिव, पोटेंशियल तो डबल होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो डबल होगा टोटल एनर्जी का। आगे बढ़ू, अरे सॉल्व कर लेना यार, बस कॉन्सेप्ट समझा करो, बस कॉन्सेप्ट समझा करो कि मैं जो किस इक्वेट करना है, सॉल्व वॉल्व में दिमाग मत लगाया करो, ये घर पे करा करो। अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो मैथ्स के साथ इशू है, तुम्हारी बुद्धि कम काम कर रही है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला कि फिजिक्स क्या हो रही है, मैथ्स क्या हो रही है। अगर तुम फिजिक्स के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज करना की कोशिश करोगे ना, मान लो तुमने एक बार क्वेश्चंस कर लिए सारे, फॉर एग्जांपल तुमने एम्पलीट्यूड उठाई 70-80 क्वेश्चन कर लिए, अगर तुम उसको दोबारा करना चाहोगे तो 2 घंटे से 2.5 घंटे लगेंगे बस 70-80 करने में। अगर तुम सॉल्व नहीं करे, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज देख लो कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज देखा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर फ्लक्स निकालूंगा, यहाँ पर फ्लक्स निकालूंगा, फिर माइनस कर लूंगा। कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो मुश्किल से 70 क्वेश्चन, या मैंने 10 दिन में 6000 के अराउंड क्वेश्चन कर दिए थे सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, सॉल्व नहीं करता था। सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा ना, पर अपने पे इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं मैथ्स ठीक करूंगा, मतलब मुझे सॉल्व करना आता है। नहीं, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब तुम्हें अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है कि कैलकुलेशन पे तो मैं मात नहीं खाऊंगा। तो थिंग है कि तुम में से आधे बच्चों की वो भी खराब है, तुम्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन को किस स्टेप पे नहीं जाना है। हर क्वेश्चन में एक स्टेप होता है जिसके आगे तुम सॉल्व कर ही लोगे, एक स्टेप के बाद तुम उसको क्या कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। और तुम्हारे तो नीचे ऊपर से नीचे तक सारे स्टेप हिले हुए होते हैं, कहीं पे भी तुम्हारा क्वेश्चन अटक सकता है। मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान लो तुम कहीं से आ रहे हो, कहीं गए तुम, कई बार क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली वहां तक का रास्ता नहीं पता होता, बट हमें आधा रास्ता पता होता है, तो आधे तो हम आराम से चले जाते हैं, उसके बाद दिक्कत होती है। तो यही होता है, वापस भी आ रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि बस यहाँ तक पहुंच जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्मी नगर चला गया यहाँ से, ठीक है, और लक्ष्मी नगर चला गया, मुझे लक्ष्मी नगर का रास्ता नहीं पता, पर दरियागंज आ गया ना, दरियागंज से मुझे पता है अपने एरिया का रास्ता, मान लो अज्यूम कर लो, तो दरियागंज से आगे तो मैं स्मूथली आ जाऊंगा, पर दरियागंज तक पहुंचने तक की होड़ होती है कि कैसे, मतलब वो टफ है क्योंकि वहां तक का मुझे रास्ता नहीं पता। तुम्हारे साथ पता है क्या है, ना स्टार्ट पता ना एंड पता, बीच का तो गया। कुछ इतने महामूर्ख बच्चे हैं ना टेस्ट के अंदर, जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टिल वेक्टर क्वांटिटी लिखा है, स्टिल वेक्टर क्वांटिटी।
वो नहीं बताऊंगा, एक बार टेस्ट चेक कर लूँ फिर दे दूंगा तुम लोग की चमड़ी। बेटा रुको, अभी तो 3-4 टेस्ट चेक करे मैंने। और ध्यान रखना पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा मैं टेस्ट के बाद अभी, ठीक है। आप सुनो, एक बात ध्यान देना, आप समझना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। देखो पहले मैं तुम्हें नॉर्मल फॉर्मूला बता देता हूं। देखो मान लो मैं, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, क्या स्टेट है ये, मतलब मेरा मान लो एन इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल कोई भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है वो 1 से जंप करे, हो सकता है वो 2 से जंप करे, हो सकता है वो 3 से जंप करे। इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूं तो वो क्या होगी, -13.6। अगर हाइड्रोजन एटम है, जेड स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय एन इनिशियल स्क्वायर। ये क्या हो गया तुम्हारे इनिशियल एनर्जी, क्या हो गया ये, मान लो इससे उठ के ये n = 3 पे चला जाता है, ये क्या तुम्हारा n फाइनल जहां पर ये उठ के गया है, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी कोई एनर्जी होगी, वो क्या होगी -13.6 n फाइनल का स्क्वायर, आया समझ, है ना। ये क्या तुम्हारा एनर्जी, कौन सा है ये तुम्हें, 1 से उठा के मैं 3 पे ले गया, तो तुम्हारी इनिशियल वैल्यू क्या है इनकी 1, ये n इनिशियल है, और 1 से 3 पे गया है, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई, फाइनल नंबर क्या हो गया n3, वो n फाइनल है। यहाँ पर एनर्जी रही होगी और यहाँ पर एनर्जी रही होगी, है ना। इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कैसे पता चलेगा मुझे, मान लो इसकी एनर्जी है कुछ भी, मान लो इसकी एनर्जी 10 है, मान लो इसकी एनर्जी 10 भी नहीं, इसकी 20 मान लो और इसकी 10 मान लो, तो नीचे से ऊपर जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 10, कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस, तो डेल्टा ई विल बी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना। अच्छा अगर मैं सेम चीज जूल की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ऊपर, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, जिसको क्या बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट RH। ध्यान क्लास में पढ़ा होगा यार, ऐसी शक्लें मत बनाओ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको और जनरलाइज करूं, एक काम करो इसको एच एटम मत लो, एक काम करते हैं इसको एच एटम नहीं देते, एच एटम के अलावा कोई भी एटम हो सकता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और एच की वैल्यू 1 सॉरी जेड की वैल्यू 1 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा हाइड्रोजन, हम जनरलाइज कर रहे हैं। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, -13.6 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 बाय -1 बाय, है ना। जो ये एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी इसको किस फॉर्म में मिली है, फोटॉन्स के फॉर्म में, तो ये ठीक है, तो डेल्टा इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन, ये किस में आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आया है। और यही चीज मैं अगर इसी चीज को मैं जूल्स की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, 13.6 की जगह हो जाएगा 2.10⁻, बाकी सब सेम है। ये चीज समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बेटा मैंने कहा लिया माइनस बाहर,
ni स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर कर दिया ऊपर और बाहर भी लिखा है माइनस, हमने तो देखा या माइनस को। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, वापस ये लिखा है नीचे एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13.6, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो एन इनिशियल पहले आ जाएगा, एन फाइनल बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया, ये चीज समझ आ गई। ये किस में है, जूल्स में, और सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 13.6 बस, लगा लो यार, ठीक है। अच्छा ये डेल्टा ये किसके बराबर होगा, जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या लेके जा रहा है, फोटोन लेके, जब ये नीचे आ रहा है तो सेम फोटोन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, जैसे तुमने इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाला, क्या डाला, व्हाइट लाइट डाला, उसमें से सर्टेन फ्रीक्वेंसी के इसने क्या करा, फोटोन ले लिया, जैसे फोटोन लेगा तो उस व्हाइट लाइट में से वो लाइट क्या, वो कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसकी जगह डार्क लाइन आएगी, ऐसा समझ। तो उससे क्या बनता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये डेल्टा ई क्या है, फोटोन ही है, फोटोन की एनर्जी है, तो किसके बराबर होना चाहिए, एच एफ या एच सी बाय लैम्डा, आया समझ। तो तुम एक देखो बहुत आसान होता है, अगर हमने बोले हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड स्टेट्स मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 में गया, बताओ कि जो फोटोन की वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। अगर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 में जाने के लिए क्या फोटोन की वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है, हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, दोनों के एनर्जी गैप निकाल लो, जो भी डिफरेंस चाहिए मुझे, और वो किसके बराबर कर दो, एच एफ के या फिर एच सी बाय लैम्डा के। अब जो तुम्हारा 11वीं क्लास है उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाती है, वहां पर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ज्यादा दिमाग चला देते हैं बस। वो देखो एच सी बाय लैम्डा है, इसको किससे इक्वल करा है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है। अगर मैं 1 बाय लैम्डा इधर कर दूं, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन इनिशियल स्क्वायर माइनस, ठीक है। अगर मैं एच इसके नीचे ले गया तो इसको कैलकुलेट करके एक नंबर आता है, वो होता है 1.01 मान लो, वैसे 109 समथिंग हो जाए, पर 1.01 इंटू 10 की पावर 7 होता है वो नंबर, ठीक है। वो एक नंबर होता है, रेडबर्ग नंबर बोलते हैं उसको। तो हाँ ठीक है, ये समझ आया, पर इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जा रहा हूँ, ध्यान रखना, देखो अगर एन फाइनल की वैल्यू एन इनिशियल से बड़ी है, इसका मतलब तुम कहाँ गए हो, लोअर से हाई ऑर्बिट में गए हो, तो एनर्जी को क्या करोगे, एनर्जी को क्या करोगे, अब्सॉर्ब करोगे, मतलब तुम्हारे डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, आया समझ। और अगर तो एन फाइनल तुम्हारा छोटा एन इनिशियल बड़ा है, मतलब तुम बड़े से छोटे पे आए हो, तो एनर्जी को क्या करा होगा, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम कंफ्यूज रहोगे जब सॉल्व करोगे, तुम बस ये ध्यान रखो कि तुम्हें ना ये वैल्यू याद रखनी है, डेल्टा ई, ठीक है। तुम्हें नंबर लिख ही दूं क्या, चलो छोड़ो, तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है कि डेल्टा ए इज 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 1 बाय, पहले जो लिखोगे एन, जो स्टार्टिंग में एन लिखोगे वो छोटा वाला लिखो, और जो बाद में माइनस करके लिखो वो अपना भी देख लूंगा मैं, बुद्धि है ना। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हायर से लोअर आ रहा है तो एनर्जी ऑब्जर्व करा होगा, रिलीज करा होगा, ऊपर से नीचे आता है एनर्जी ऑब्जर्व करा होगा, रिलीज, तो डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव कर देना, है ना। पर निकालने के लिए बस ये ध्यान रखो, हमें वैल्यू निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव तो दिमाग से लगा लूंगा मैं, लोअर से हायर जा रहा हो तो पॉजिटिव हायर लगा सकते हो, ठीक है, आया समझ।
कोई दिक्कत क्या परेशानी? एक क्वेश्चन दे दूं? चलो रब कर दूं। देखो याद करो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2.18, सुनो फॉर्मूला क्या है 2.18 10 की पावर -18 1 बाय n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़े का स्क्वायर। अगर ये जूल में तो ये लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 2.18 10 की पावर -18 की जगह क्या लिख दूंगा 13.6। आया समझ? भाई मेरे को ना इसको पॉजिटिव रखना है, समझ रहे हो? इस चीज को पॉजिटिव रखना है। अगर मैं यहाँ पर छोटी वैल्यू रखूंगा ना तो 1 बाय छोटा का स्क्वायर ये वैल्यू पॉजिटिव बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। हाँ छोटा बड़ा कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, रब कर दूं? कर दूं? कर देता हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? देखो तुम्हें क्या दे रखा है, मैं फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू। देखो सबसे पहले बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5 से पे 2 पे, तो एनर्जी ऑब्जर्व हुई रिलीज हुई होगी। फोटॉन्स एमिट करेगा या ऑब्जर्व करेगा? अब उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है। कितने आराम से सॉल्व करूंगा, देखना बड़े प्यार से हो जाएगा सॉल्व। हमारा जो डेल्टा ई है वो होना चाहिए 2.18 10 की पावर 1 बाय एन सी स्क्वायर माइनस, तुम पहले किसको रखोगे, 2 के रखोगे 5 को रखोगे? अभी मैंने बोला है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनिशियल फाइनल करना है क्या? तुम्हें इनिशियल फाइनल करके करना है क्या? चलो फिर ये कर लो, चलो ये कर लो तुम। अब बताओ आप किस पे रखोगे? 5 को पहले रखोगे, इनिशियल है, और फाइनल क्या है तुम्हारा 2, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सॉल्व करके देखो। कब लिखते हैं ना हमेशा नेगेटिव? मैं तो पॉजिटिव लिखा है, मैं नेगेटिव को अंदर ले गया हूँ। हाँ एनर्जी रिलीज मतलब वो तुम खुद से भी लगा सकते हैं, बट ठीक है आ रहा हूँ नहीं, हाँ 10 की पावर -19 है, 4.58। कर लोगे आराम से सॉल्व, कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट ठीक है, बस इसके नीचे तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। अगर मेरे को इस क्वेश्चन को देखना होगा ना एज अ कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पर देख लूंगा कि कॉन्सेप्ट 1 यूज हुआ, उसके बाद मेरा ई सॉल्व होकर आ गया -4.58 × 10 की पावर -19। तुम एक बात बताओ, अब ये जो एनर्जी इसने रिलीज करी है ये इन टर्म्स ऑफ क्या करा होगा, फोटोन, तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी की, और फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, ये तो h × f क्या हो गया, ये hc बाय लैम्डा, या तो hf आएगा या hc बाय लैम्डा, है ना? क्या उसको निकालते हुए नेगेटिव साइन को कंसीडर करूंगा मैं? नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव बस मुझे क्या बताता है कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है फिर, है ना? तो देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गया। अब इस डेल्टा ई को किसके बराबर कर दो, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी तो एच एफ के बराबर करके सॉल्व कर दो। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई तो वेवलेंथ तो मैं ही निकाल लूंगा, क्यों? C इक्वल टू लैम्डा एफ, C इक्वल टू, अगर मेरे को ये पता चल गया फ्रीक्वेंसी क्या है तो लैम्डा नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ C स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय इज नोन एज वेव नंबर डिवाइडेड बाय v बार। कर लोगे? देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो खेलो, देखो कैलकुलेट द एनर्जी स्टेट विद द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर एग्जाम वालों को समझ आए तो समझ आता है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ किसका दिया है, हीलियम प्लस का, मतलब z की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है, एनर्जी निकालनी है। क्या एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में, -2.18 × 10 की पावर z² बाय, खत्म। रेडियस निकालना है,
क्या फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। एन की वैल्यू क्या है 1 और जेड की वैल्यू क्या है। आप समझना, अब एक चीज समझना, मैं तुम्हें कुछ सीरीज पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम होता है लाइमन बार्मर पासन ब्रैकेट फंड। दे आर 5 टाइप ऑफ सीरीज लाइमन बार्मर। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, तुम्हारे क्वेश्चन एक चीज समझा देता हूँ। देखो जो एनर्जी रिलीज हुई है ऑब्जर्व हुई है उसका फॉर्मूला क्या होगा एच एफ या एच सी बाय, जो डेल्टा ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोलूं समझना बात को, अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू कम करनी है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी। हाँ तुम्हारा भी टेस्ट देखा है मैंने, कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे। पास तो हो जाएगी वो, इतना पेपर तो उसने करा है। नहीं उसका पेपर ठीक है, पर जितनी इससे एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से नहीं करा। ये परी के, याशिका के, बानी के और रिधिमा के मार्क्स 40 से नीचे जाएंगे तो इनको बताऊंगा मैं। 1 2 3 4 5। अब समझना बात को, इसके नजीक अगर मैं जूल्स में लिखूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या लिखूंगा 13.6 हाइड्रोजन एटम है, 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, नीचे यहाँ पर क्या जाएगा तो इसकी एनर्जी किसके बराबर आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ की सॉल्व करो, क्या करना पड़ेगा बस यहाँ पर इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 13.6 को 2 का या 2 का स्क्वायर से, मतलब किसे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो 2 की एनर्जी कितनी आएगी -3.4। अब करो कैलकुलेटर निकाल के, अब 3 के करूंगा तो किसे डिवाइड करूंगा 13.6 को 9 से, तो आएगी -1. उसके बाद हाँ करो 13.6 को 9 से डिवाइड। चलो देखो बस कुछ नहीं है, 13.6 को इसके लिए 4 से डिवाइड कर देना, इसके लिए 3 का स्क्वायर मतलब 9 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर तुम देखोगे, तुम पता है क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है ना वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो मतलब जो फोटोन यहां से यहां जाएगा वो कितनी एनर्जी लेके जाएगा, है ना, आया समझ। अच्छा ये मेरे को स्पेस की कमी पड़ रही थी, मेरे को क्या पड़ रही थी स्पेस की कमी पड़ रही थी, इसलिए मैंने क्या करा इन लाइंस को पास बना दिया, समझ आ गया। ये रीजन नहीं है इसका, असल में क्या है फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, उसके बाद एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है, इसलिए लाइंस ऐसे बनाई गई है। ठीक है, अब सेकेंडली समझना है कि मान लो यहां से यहां जाते हुए फोटोन ये एनर्जी क्या कर रहा है ऑब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है ऑब्जॉर्ब कर रहा है ना। ये 1 से 2 भी जा सकता है, 1 से 3 भी जा सकता है, 1 से 4 भी जा सकता है, 1 से 2 से 3 नहीं जा सकता, क्योंकि जब एटम दो ही स्टेट पे होता है, या तो ग्राउंड स्टेट पे होता है फिर एक्साइटेड स्टेट पे होता है, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से जाएगा, कभी भी 2 से नहीं जाएगा, कभी 3 से नहीं जाएगा। 1 से किसी भी स्टेट पे जा सकता है पर कभी भी बीच के स्टेट से ऊपर नहीं जाएगा, 2 से ऊपर नहीं जाएगा, 3 से ऊपर नहीं जाएगा, 4 से ऊपर नहीं जाएगा, बस जा कहां से सकता है। हाँ क्या नहीं 2 से 2 मतलब 1 से 2 पे चला गया, 2 से 3 पे जाएगा ही नहीं वो, 2 से 3 पे जाएगा ही नहीं वो। हाँ 1 से 3 जा सकता है पर 2 से 3 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कौन सा पूछने वाला है, किसने बोल दिया नहीं होता ऐसा। हाँ नहीं जा सकता भाई, इसका रीजन बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, तो तुम्हारे पास एटम 2 स्टेट पे होता है, जब तुमने इसको लाइट डाली तो उस टाइम जब तुमने एक बॉटल के अंदर गैस के एटम्स लिए थे, उसके अंदर एक एटम थे, कई सारे एटम थे, कई सारे एटम्स थे, और सारे के सारे एटम किस पे रहते हैं ग्राउंड स्टेट पे। क्यों रहना चाहते हैं ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहां पर स्टेबल है, क्या है वहां पर स्टेबल है, तो ग्राउंड स्टेट पे ही रहते हैं। अब तुम्हें एनर्जी दी तो कुछ एटम 1 से 2 पे चले जाएंगे,
कुछ एटम्स में 1 से 3 पे चला जाएगा, 2 पे तो कभी जाएगा ही नहीं। मतलब ऐसा था स्टार्टिंग में ही, ऐसा नहीं था कि वो 2 पे कभी रेस्ट कर रहा हो, वो स्टार्टिंग से किस पे रेस्ट कर रहा है, 1 से। तो 1 से एनर्जी लेने के बाद कहीं पे जा सकता है ना। 2 से 3 कब जाएगा, जब स्टार्टिंग में 2 पे हो भी, तो कभी 2 पे था ही नहीं, हमेशा स्टार्टिंग में कहां पर था, 1 पे। आया समझ, इसमें 1 से जाता है, पर आते हुए आ सकता है वो, ये समझ आया। तो अगर ये जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। एक तरीका ये भी है कि 1 से 3 पे चले, कुछ एटम्स ऐसा भी करेंगे, है ना। एक ये भी है कि 1 से 4 पे चला जाए, और एक क्या है 1 से, अब जो 4 फोटॉन्स है, ये एनर्जी इसने क्या करे, अब्सॉर्ब करे। तो व्हाइट लाइट में से इन कलर की जो एनर्जी होगी वो गायब हो जाएगी। व्हाइट लाइट में से चारों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। आप मान लो ये ऊपर चला गया, है ना, ऊपर जाने के बाद रुकेगा ना, ज्यादा ऊपर रुकता नहीं है, वापस आता है, वापस आते हुए खेल बदल जाता है। मान लो, समझना ध्यान से, 5 से वापस आया, देखो 5 से वापस आया तो जो 1 से 5 पे लेके गया था उसको वापस कर देगा। ये वाले फोटॉन्स को छुपा के किसमें डाल दिया, जेब में। जब वापस आएगा उसको वापस देने पड़ेंगे। तो जो कलर गायब हुआ था, अब क्या आएगा, वो कलर दिखना चालू हो जाएगा। 4 से 1 पे आएगा, वो भी दिखेगा। 3 से 1 पे आ सकता है, 2 से 1 पे, ये चारों लेके गया था ऊपर, तो चारों दिखाएगा भी, ठीक है। पर इसके अलावा कुछ और फिनोमेना हो जाता है यहाँ पर। देखो ऐसा हो सकता है अगर 5 से आ रहा है नीचे, तो हो सकता है ये पहले 5 से 4 पे आए और 4 से 1 पे आए। ऐसा हो सकता है कि 5 से पहले 3 पे आए, फिर 3 से 1 पे आए। एक बार बताओ, 3 से 1 वाला तो लेके गया ही है, 1 जो भी 1 से वाला है वो लेके गया हुआ है ये। पर ये जो 5 से 3 पे आया, कभी गया था 3 से ऊपर, ये तो ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गए, ये क्या आ गए। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस एक्स्ट्रा आती है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो उसमें ट्रांजिशन सिर्फ 1 से होता है, पर यहाँ पर ट्रांजिशन किसी भी बीच की स्टेट पे हो सकता है। अगर 5 से 1 पे आना है तो डायरेक्ट भी आ सकता है, और ऐसे भी कर सकता है 5 से 4 पे आए, फिर 4 से 1 पे आए। आया समझ। तो 5 से 4 वाली लाइन क्या आई, एक्स्ट्रा आई। तो इस टाइम जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या, हाँ। अच्छा मान लो, एक और चीज पूछ रहा हूं तुम लोगों से, मान लो कि ऐसा है, एक बात बताओ, ये 5 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, इस टाइम जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो E1 कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, सेकंड स्टेट में 5 से 1 पे आने के लिए वो पहले 5 से 4 पे आ रहा है, इस टाइम जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो E2 कर रहा है, और फिर 4 से 1 पे आ रहा है, उस टाइम क्या कर रहा है, क्या E2 प्लस E3 का सम E1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस लॉजिक आया समझ, रब कर दूं। देखो ध्यान से समझना, ये मैंने किसके लिए बनाया है, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होगा, समझना, हाइड्रोजन एटम ने कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी, 10.2। 1 से 2 जाने पे उसने कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी, 10.2। हाइड्रोजन लाइक एटम मान लो हीलियम है, हीलियम पे क्या होगा, इस 30.6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z2। यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, Z2, है ना। तो जब एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो 10.2 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z2। तो N=2 में, सॉरी हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो वहां पर 10.2 होगा या 10.2 into 4 होगा, तो उसने डिफरेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करी है। डिफरेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या करी है, लिथियम पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 3, तो 10.3 into 9, तो उसने डिफरेंट की करी है। तो हर किसी का स्पेक्ट्रम इससे अलग अलग आता है, क्यों, क्योंकि सबके लिए Z की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। आया समझ, समझ आया पक्का। हमें क्या हुआ यहाँ पर, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए बनाया, हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या बन जाएगा, बना दो हाइड्रोजन लाइक के लिए। हाइड्रोजन लाइक में क्या होगा, बस इन सब के साथ Z2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन लाइक का मतलब है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। हाइड्रोजन लाइक का सिंपल सा क्या मतलब है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अब वो क्या हो सकता है, हीलियम नहीं होगा, वो हीलियम प्लस होगा, लिथियम नहीं होगा, वो लिथियम 2 प्लस होगा। आया समझ, कोई दिक्कत का विषय नहीं। अब इन सीरीज का कुछ नाम होता है, उन सीरीज का नाम याद रखना है। मैं रब करूं,
दर्द समझ आ रहा है? विशाल तुम्हारा पैर ठीक है? दोबारा तोड़ देंगे। केशव समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। हाँ क्या मतलब? वाइट लाइट दी थी, उस वाइट लाइट में से इसने एनर्जी निकाल ली। तुम यहाँ देखो, ये अब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम बना रखे मैंने, वहां पर ऑब्जर्व करो। जैसे वाइट लाइट में 7 कलर्स है, देखो तुम्हारे पास ये 7 कलर्स है वाइट लाइट में। जैसे मैं इसको एनर्जी दी, उसने ये कलर और ये कलर गायब कर दिया, उसके पास ये कलर आ गए, ठीक है। अब जब तुम व्हाइट लाइट को देखोगे ना, तो उसमें 2 कलर क्या हो गए होंगे, गायब हो गए होंगे, तो इनकी जगह क्या आ जाता है, डार्क लाइन। तो ये जो बना ये ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। जब ये रिलीज करेगा तो इस ब्लू और ग्रीन को क्या करेगा, सिर्फ ब्लू ग्रीन रिलीज करेगा, तो वो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। आया समझ? बाकी तो कलर ही नहीं है ना इसके पास। व्हाइट लाइट तो मैंने डाली थी, इस टाइम इसके पास व्हाइट लाइट थोड़ा है, इस टाइम तो वो वाली लाइट है ना जो इसने ऑब्जॉर्व कर रखी है। व्हाइट लाइट तो मैंने एक्स्ट्रा डाल रखी है, जो ग्राउंड स्टेट में ऑब्जर्व करिए। एक्साइटेड पे जाने के बाद उसके बाद व्हाइट लाइट होना है। बड़ा मुश्किल होता है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम क्लास 11 में समझना। रब कर दूं, जरा ध्यान से समझना। अगर ये किसी भी स्टेट से 5 से 1 पे आ रहा हो, चाहे 4 से 1 पे आ रहा हो, चाहे 3 से 1 पे आ रहा हो, चाहे इंफिनिटी से 1 पे आ रहा हो, चाहे इंफिनिटी से 1 पे आ रहा हो, है ना। इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होगा, लाइमन सीरीज वो होता है जिसमें फाइनल की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, फाइनल की वैल्यू हमेशा तुम्हारी क्या रहेगी, इनिशियल वैल्यू हो सकती है वो कहां से, 2 से 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे लाइमन सीरीज में तो कई सारे फोटॉन्स है, इन्फिनिटी से 1 वाला है, 6 से 1 वाला है, 5 से 1 वाला है, 4 से 1 वाला है, 3 से 1 वाला है, 2 से 1 वाला है, 1 से 1 वाला है। अब ये समझना है मुझे कि एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें होगा, इन्फिनिटी और 1 के बीच में। तो अगर मैं पूछूं लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए ट्रांजिशन कहां से होना चाहिए, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए सबसे, और लाइमन सीरीज में एनर्जी सबसे ज्यादा कब आएगी, जब वो ट्रांजिशन कहां से करे। आपने यही तो बोला है 5 to 1 4 to 1 3 to 1 1 to 1 है कि नहीं है, बस इसका। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इस सब लाइंस के अंदर वो लाइन निकालनी है, वो फोटोन निकालना है जिसकी वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगा, उस फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो उसका ट्रांजिशन कहां से होना चाहिए, इन्फिनिटी से 1 पे। इन्फिनिटी डालोगे, हाँ आया समझ, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो एन इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, एन फाइनल की वैल्यू क्या होगी, 1। आया समझ। और लॉन्गेस्ट निकालना है तो भैया देख लो, लाइमन सीरीज में अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो लाइमन सीरीज का वो क्या होगा, एन फाइनल की वैल्यू 1 रहेगी, इनिशियल की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी। पर लॉन्गेस्ट निकालना है तो एन फाइनल की वैल्यू 1 रहेगी, इनिशियल की वैल्यू 2 होगी। आया समझ। दूसरी सीरीज होती है जिसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, इसमें ये आता 2 पे है पर आ कहीं से भी सकता है, 2 3 4, मतलब वो कहीं से भी इससे अगली जो सीरीज है उसका नाम है पास्टन सीरीज।
पासन सीरीज में क्या होगा, वो आएगा 3 पे, आ कहीं से भी सकता है, 4 5। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे पासन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो एन इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, किसी भी सीरीज के अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाले तो इनिशियल की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और फाइनल वैल्यू होगी जो सीरीज में होनी चाहिए। जैसे लाइमन के लिए 1 होनी चाहिए, बालमर के लिए 2 होनी चाहिए, पासन के लिए 3 होनी चाहिए, ब्रैकेट के लिए 4 होनी चाहिए, और फंड के लिए 5 होनी चाहिए। हाँ, ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 पे आएगा, और कहां से आ सकता है 5, और फंड के लिए ऐसी गुद्दी पे एक मारो। अभी माथा भी देख लेंगे। अच्छा ध्यान रखना, सिर्फ बालमर सीरीज ऐसी सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है, इसके फोटोज हमें दिख सकते हैं। हाँ, आप समझो बात को, अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात कर रहा हूं, और सबसे पहले बात कर रहा हूं लाइमन की, फिर बालमर की, फिर पास्टन की, फिर ब्रैकेट की, और फिर लाइमन के लिए कहां से ट्रांजिशन होना चाहिए, शॉर्टेस्ट के लिए इन्फिनिटी से, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करूं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करो, लाइमन में कहां से ट्रांजिशन होना चाहिए, 2 से, इसमें 3 से, लाइनें की बना दो सर आप। हाँ वही चीज लिख रहा हूँ। इसमें फाइनल वैल्यू क्या होती है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। कौन सी सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है, एक क्वेश्चन है, हमें ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है -13.6। हम एक इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फॉर्म एन, चलो सीधे हिंदी में बता देता हूँ, तो क्या है, मैं होमवर्क नहीं दूंगा, अभी करना है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन की, -13.6। हमें दे रखा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है, -13.6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम -1.51 टू, एक ट्रांजिशन करता है -1.51 से, दूसरा करता है -3.41 से। हमें बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी स्पेक्ट्रल लाइन की, मतलब एक में ट्रांजिशन कर रहा है 1.51 से, दूसरे में कर रहा है, मुझे इन दोनों की वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, और साथ में बताना है सीरीज का नाम क्या होगा, ये तो बता ही दोगे, वैल्यू याद है तो। इस सीरीज का नाम क्या होगा, 3 से बना रहा है तो, और 2 से बना रहा है तो, कौन सी सीरीज है ये, कौन सी सीरीज है, लाइमन। 1 पे आ रहा है ना, 3 से बना रहा है, 2 से बना रहा है, कौन सी सीरीज है ये। अगर मुझे इसकी वेवलेंथ निकालनी तो कैसे निकालूंगा, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, Hc बाय लैम्डा, Hc बाय, आया समझ, कर लोगे सॉल्व।